अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अरशद गोंदल और मैं आईसेफ में फैकल्टी मेंबर हूं। वो लोग जो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीएसएस एस्पिरेंट हैं, वो ये सोचते हैं वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको अडॉप्ट करके वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकते हैं। फिर वो एनालिसिस वो इस तरह से करते हैं, वो देखते हैं वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स लैक करते हैं। और फिर थर्ड क्वेश्चन आता है जो एक फॉलोअप क्वेश्चन इस एनालिसिस के बाद बनता है, वो ये है कि आप ये स्किल्स कैसे हासिल कर सकते हो। अगले कुछ मिनटों में इन सारी बातों का आपको एक ब्रीफ आंसर, ब्रीफ येट कम्प्रीहेंसिव आंसर मिल जाएगा। सो आइए देखते हैं कि इन बातों का जवाब क्या है। अब मैं आपको आईसेफ सीएसएस इंस्टीट्यूट जो 1 ईयर प्रोग्राम दे रहा है उसकी ब्रीफिंग दूंगा। दिस इज़ आईसेफ सीएसएस 1 ईयर ब्रीफिंग बाय हसन अरशद गोंदल। लेट्स बिगिन। अब जो मैंने आपसे बातें की पीछे, उनका आंसर हमें एग्जामिनर रिपोर्ट से मिलता है। ये सबसे पहले जो एग्जामिनर रिपोर्ट है मैं आपको उसका बता दूं। एग्जामिनर रिपोर्ट एफपीएससी जो वो इंस्टीट्यूशन है, वो डिपार्टमेंट है जो हर साल सीएसएस कंडक्ट करता है, वो रिलीज़ करता है हर साल या हर दूसरे साल, जिसमें बताया जाता है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो बुरी रही तो क्यों रही। सबसे पहले हम इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में देख लेते हैं कि एग्जामिनर क्या कहता है, जो आपका पेपर चेक करता है उसकी क्या ओपिनियन है इस सारे मामले पे, क्योंकि हम बात कर रहे थे स्किल्स की। देखिए, कैंडिडेट्स की डेफिशिएंसीज पे फोकस होता है एग्जामिनर रिपोर्ट का। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो कहता है नो रीजनैलिटी। फिर वो कहता है सेकंड पॉइंट में कि रेलिवेंसी नहीं है, कि पूछा कुछ और है बता कुछ और दिया है। पूछा था कि डेमोक्रेसी पे लिखो, लेकिन हमें तो डेमोक्रेसी पे इतना नहीं आता था, हम डिक्टेटरशिप पे लिखाए हैं। या डेमोक्रेसी का रूल ऑफ लॉ के पर्सपेक्टिव में पूछा था, लेकिन हम लिखाए हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के सेंस में। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है नो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। यही नहीं पता होता कि वर्ल्ड वॉर्स कब हुई, ठीक है, दुनिया कब कैसे बदली, कब क्या हुआ, ये है। नेक्स्ट पॉइंट है नो नॉलेज ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसने आइडेंटिफाई की इंग्लिश में, कि इंग्लिश ग्रामर ही नहीं आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही नहीं पता है, और यूज़ ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही नहीं पता है कि वो क्या होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उनमें से स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपकी राइटिंग का क्या कर देती हैं, एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल देती हैं। उसके बाद वो कहता है अगर प्रेसी राइटिंग की बात की जाए तो उसमें एक्यूरेसी नहीं है। ओरिजिनल जो पैसेज है उसमें और वैसे जो आपने अटेम्प्ट किया है, जो लिखा है, उसमें बड़ा फ़र्क है। फिर वो कहता है कि लोगों ने जस्ट रिप्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस की हुई है, कि पूछा गया था या प्रेसी इस तरह से होती है कि आप उसको स्क्वीज़ कर दो, ठीक है, बिल्कुल उसको शॉर्ट कर दो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहीं से उठा के सेंटेंसेस लिख दिए हैं। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यही नहीं पता, अब ये रेलिवेंस और ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कुछ और थी, ठीक है, उसने पूछा हुआ था कि आप ये इसका मुझे आंसर कीजिए और इस तरह से कीजिए। जैसे अगर वो कहता है कि ईडियम्स को सेंटेंस में यूज़ करो, कुछ लोग हैं वो मीनिंग लिख के आ जाते हैं, सेंटेंस लिखते ही नहीं। ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अगेंस्ट चला गया ना। फिर वो कहते हैं कि नो सीरियसनेस, कि सीरियसनेस जो है वो दिखाई नहीं देती है स्टूडेंट्स में। तो ये क्या है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की एग्जामिनर रिपोर्ट हमें ये कह रही। आगे देखिए, आगे है कि इंग्लिश ऐसे में एग्जामिनर रिपोर्ट हमें क्या कहती है। वहाँ भी कैंडिडेट्स की डेफिशिएंसीज उसने बताई है हमें कि वो क्या है। सबसे पहले वो कहता है फर्स्ट पॉइंट के पुअर क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन जो है ना वो बहुत ही पुअर है। क्रिटिकल तो सोचते ही नहीं है ना, सिर्फ इनको ये पता है कि हाँ
ये कोई जेंडर नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब ऐसे उस पर कहा जाए कि अच्छा ये चीज़ है, ये जेंडर इक्वलिटी को तो देखो, इस पर ज़रा कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स तो दो, तो वो नहीं दे पाते हैं। उसके बाद है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डोरमेंट कंटेंशन ऑफ अ टॉपिक, कि डोरमेंट कंटेंशन क्या होती है कि उसका जो छुपा हुआ पहलू है, ठीक है, उसका जो छुपा हुआ पहलू है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये वही बात है कि जो पूछा जाता है उसको कंप्रीहेंड तो करो, समझो तो सही एक दफ़ा, फिर आंसर करो। उसके बाद है इन एडुकेसी एंड इररेलेवेंसी, ठीक है, कि जितना पूछा जाए उतना लिख ही नहीं पाते हैं और इररेलेवेंट लिख देते हैं। रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ भी वो देखें, वो कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज से क्या मुराद है कि ग्रामर नहीं आती, पता नहीं है कि लिखना कैसे है। फ्लॉट सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही नहीं पता है, कहीं भी कॉमा लगा दिया, कहीं भी कोई क्लॉज फ्रेज घुसा दी, नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। और उसके बाद वो कहता है मीडियोकर इंटेलेक्चुअल लेवल, ठीक है। अब ये सारी बातें आपको बताने का पर्पज़ क्या है? वो पर्पज़ ये है कि जनाब आगे जो मैं आपके सामने एक ब्रीफिंग रखने जा रहा हूँ, आप देखिएगा कि एग्जामिनर रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पूरा कोर्स, ये पूरे साल का एक 1 ईयर प्रोग्राम फ्रेम किया है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। क्योंकि अब जब भी आप कोई प्लान इस तरह से करते हैं, आप देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमने भी इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ये एक प्लान बनाया है। सो इसके बेसिकली 4 फेजेस हैं। फेज़ 1 में मैं आपको बताऊंगा ये जो कि 3 मंथ्स का है कि क्या क्या है। देखिए, फेज़ 1 में सबसे पहले है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आपने देखा एसे में और इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में, दोनों में एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो वहीं पे अटका हुआ है। उसका वो माइंडसेट हमें ये बता रहा है कि जनाब आपको कुछ करना पड़ेगा अपनी इंग्लिश के लिए अगर आप CSS के लिए आ रहे हैं। सो ये है। सो इसमें हमने 30 यूनिट्स रखे हुए हैं जो कवर कर रहे हैं की रूल्स को। टेंसेस हैं उसमें, एक्टिव पैसिव है, नरेशंस हैं, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशंस, प्रपोजिशन, ठीक है, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्डिंग, कि सेंटेंस लिखना कैसे है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद एक और भी है, हम आपको एडवांस राइटिंग कोर्स भी ऑफर करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज आर्गुमेंट बिल्डिंग। वहाँ आपने देखा एग्जामिनर क्या कह रहा है, 2 चीज़ों की कमी थी, एक इंग्लिश नहीं आती, ना ग्रामर, ना सेंटेंस स्ट्रक्चर, ना बाकी चीज़ें। फिर वो कहता है दूसरी चीज़ क्या थी कि इनका मीडियोकर इंटेलेक्चुअल लेवल है। उसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि आप लोग इंटेलेक्चुअल नहीं हैं या एस्पिरेंट्स इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, होते हैं, लेकिन रेलिवेंट नॉलेज कैसे लेना है, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या है, नॉलेज बेस ज़रूरी होगी, नॉलेज बेस ज़रूरी होगी, और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट बिल्डिंग आपकी सही हो जाएगी। सो ये है। उसमें क्या होता है, एवेल्यूएशन ऑफ इंग्लिश स्किल्स, कि आपकी इंग्लिश स्किल्स देखी जाती हैं कि हाँ चलो आपने 30 यूनिट्स तो कर लिए, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद स्पेशल अटेंशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेशन, इंग्लिश एक्सप्रेशन को बहुत फोकस किया जाता है, इसको डेवलप करो आहिस्ता आहिस्ता। डाउन न्यूज़ एडिटोरियल डीकंस्ट्रक्शन, ये हमारे हाँ वीक में 2 टाइम्स और 3 टाइम्स अभी करवाया जाता है कि आपके डाउन का आपको खुद दे दिया जाए, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, आपको उसका एडिटोरियल डीकंस्ट्रक्ट करके पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है जो सबसे क्रूशल पार्ट है इंग्लिश के बाद, वो है कि आपकी नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है। उसके लिए हमने कुछ बुक्स हैं जो FPSC ने रिकमेंड की, वो हमने देखी और वहाँ से हमने कुछ बुक्स शॉर्टलिस्ट की जो कि बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर कर रही हैं, और उससे आपकी नॉलेज बेस बहुत एनहांस हो जाएगी। सो देखिए, बुक्स रिकमेंडेड बाय FPSC फॉर आर्गुमेंट बिल्डिंग। नंबर 1, पहली जो एक बुक लिस्ट है वो है जनरल। उसमें सबसे पहले आपको द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री बाय विल ड्यूरेंट। विल ड्यूरेंट बहुत बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े ऑथर, और भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं, लेकिन हम ये देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे चेंज हुई। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इनमें से
चंद बुक्स का कि एक्चुअली व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू। व्हाई नेशंस फेल, डैरन एक्लेमोग्लियो, जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है, इनकी बुक है कि कौमें बर्बाद क्यों होती हैं। ये भी अभी मैं आपको इन सब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअली इन बुक्स में है क्या। उसके बाद न्यू कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे है, और जॉन परकिंस जो कि सब में हिस्सा रहे वो हमें ये बताते हैं। उसके बाद प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी है, टिम मार्शल की बहुत फेमस बुक है जो जियोग्राफी की इंपॉर्टेंस पे हमें बताती है। उसके बाद है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना डेमोक्रेसी, ठीक है, कि पूरी दुनिया में वो क्यों कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, बाकियों पे नहीं है। तो डैनियल ज़िब्लैट एंड स्टीफन लेविस्की इसके ऑथर हैं। वर्ल्ड ऑर्डर, हेनरी किसिंजर, बहुत फेमस बुक कि पिछले कुछ सेंचुरीज में ये जो दुनिया का ऑर्डर है ये कैसे चेंज हुआ। उसके बाद 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, युवल नोआ हरारी, युवल नोआ हरारी भी इनको कहते हैं। सो इनकी भी बुक है बहुत ज़बरदस्त, टेक्नोलॉजी से लेके हर एक चीज़ को इन्होंने टच किया है। उसके बाद है एसिंग CSS, इसमें बिलाल ज़हूर की बुक है, 45 बुक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको ब्रीफली बताए जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है द CSS कंपेनियन, इसमें 200 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर एक एस्पिरेंट को पता होने चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या होती है, कम्युनिज्म किस चिड़िया का नाम है, एक्चुअली पॉलिटिक्स को किस प्रिज्म में देखा जा सकता है, डेमोक्रेसी क्या सिर्फ डेमोक्रेसी वोट देने की हद तक है या इसका कोई नया मीनिंग भी आ गया हुआ है। सो ये चीज़ें। उसके बाद कुछ बुक्स हैं जो ऑन पाकिस्तान है, और ये बुक्स आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी काम आएंगी और बाकी जगहों पे, करंट अफेयर्स पे, एसे पे, हर जगह। सो इसमें है गवर्निंग द अनगवर्नेबल है इशरत हुसैन की, पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट बाय मलीहा लोधी, पाकिस्तान हार्ड कंट्री एनाटोल लेवन की, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी अकबर एस जैदी। बड़ी फेमस बुक्स हैं, आपकी नज़र से गुजरी होंगी, नहीं गुजरी तो गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त बुक्स। उसके बाद पाकिस्तान की सीरीज ही चल रही है फ्रंट लाइन पाकिस्तान द स्ट्रगल विद मिलिटेंट इस्लाम, जाहिद हुसैन बहुत ज़बरदस्त ऑथर हैं, डॉन न्यूज़ में वेडनेसडे को लिखते हैं, आप उनके आर्टिकल्स देखिए, ओपिनियंस देखिए, मास्टरपीसेस होते हैं। उसके बाद है मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, ये शेख फरजाना ने लिखी हुई है, न्यूयॉर्क में ये होती हैं। एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार, ये एक्स एम्बेसडर हैं। ये सारी बुक्स आपकी नज़र से डेफिनेटली गुड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप देखिएगा इनको कि ये टीच की जाएंगी। उसके बाद ट्रैक टू पाकिस्तान है बाय अहमद सईद एंड खान मंसूर सरवर एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। अब ये सारी बुक्स जो हैं ये क्या करती हैं, आपका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती। आप जो एग्जामिनर ने लिखा कि इंटेलेक्चुअल मीडियोक्रेसी का आप शिकार हैं, यानी एस्पिरेंट्स पे उसने लिखा, आप उनमें से निकल आओगे अगर आप ये चीज़ें देख लेते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ज़रा सा ब्रीफली बताता हूँ एक्चुअली इन बुक्स में है क्या, ठीक है। सो सबसे पहले बुक कौन सी है, द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी का बताया गया है, इनका क्या रिलेशन है, क्या ज्योग्राफी इररेलेवेंट हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, इस किस्म की चीज़ें। जैसे पहले कहते थे कि समुंदर के किनारे या ओशन के करीब आप शहर बसाते हैं, अब तो हमने देखा है बहुत सी ऐसी जगहों पे आपने शहर बसाए हुए हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ने चीज़ें बिल्कुल बदल दी हैं। वो इसलिए होता था कि ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए, तो ये है। फिर हमने देखा कि कल्चर और मोरालिटी कैसे होती है, यानी अब पाकिस्तान का कल्चर और है तो मोरालिटी भी और है, अच्छाई बुराई का पैमाना ही और है, अमेरिकन सोसाइटी और है। सो इसमें बड़ा कंप्रीहेंसिवली बताया गया है। रेस एंड सिविलाइजेशन का क्या ताल्लुक है, क्या कुछ दुनिया में कुछ कौमें सुपीरियर हैं, कुछ रेसेस जो हैं वो सुपीरियर हैं और वही सिविलाइजेशन बनाती हैं, या इसके उल्ट है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इक्वालिटी, कि क्या इक्वालिटी अचीव की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये बड़ा टफ क्वेश्चन। फिर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म,
कि इनका क्या रिश्ता है, क्या ये साथ साथ चल सकते हैं या एक दूसरे के ये दुश्मन हैं। डेमोक्रेसी क्या होगा इसका, वॉर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स और हिस्ट्री से लेके इनकी विल ड्यूरेंट और एडी ड्यूरेंट की बुक है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखी और ये जिस्ट है, ये क्रक्स है, आप कह लें कि ये समरी है, खुलासा है उस सारी बुक का। अगली जो हमारे पास बुक है वो है वाई नेशंस फेल, कि कौमें क्यों बर्बाद होती, ठीक है। वाई सम नेशंस आर रिच एंड सम आर पुअर, बड़ा टफ क्वेश्चन है कि कुछ ये क्यों अमीर हो गए और कुछ गरीब हैं। और हाउ की इवेंट्स शेप अ कंट्रीज फ्यूचर, कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जो एक मुल्क का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल बदल देते हैं। जैसे यूरोप में ब्लैक डेथ आई 14 समथिंग में, 1412 में आई बिलीव। उसने यूरोप की सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया था। उसके बाद इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात है। अगर आप इंक्लूसिव रखते हैं यानी ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने देते हैं तो फिर क्या होता है, और अगर आप लोगों को नहीं पार्टिसिपेट करने देते तो फिर क्या होता है। उसके बाद है द न्यू कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अब इसमें जैसे कि आप यहाँ ही देख सकते हैं, यहाँ पे हाउ अमेरिका रियली टुक ओवर द वर्ल्ड, कि अमेरिका कैसे बना, ठीक है। इसमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जिक्र है और वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू फर्दर अमेरिकन इंटरेस्ट थ्रू डेट, कि कर्ज के ज़रिए कैसे अमेरिका जो है वो पॉलिसी बनाता है और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करता है और फिर स्मॉलर नेशंस को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। इसमें ये एक्सप्लेन करती है बुक हाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी, कि कैसे पूरी दुनिया में कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस कर रही होती है, कि आपकी लोकेशन क्या है आपके कंट्री की। Even choices that may appear arbitrary are in fact driven by Earth's mountains, valleys, rivers and seas. वो कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी चॉइसेस जो हैं वो अपेरेंटली ऐसे लग रही हैं ज़ाहरी तौर पे कि ये तो आप अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, लेकिन ये बुक में ये जो थीसिस है इन्होंने साबित ये किया है। थीसिस होता है आर्गूमेंट उन्होंने ये साबित ही किया है कि जनाब ये जो चीज़ें हैं माउंटेन्स, वैलीज, रिवर, सीज, ये बहुत क्रूशल होता है। उसके बाद है बहुत फेमस बुक आजकल मॉडर्न चल रही है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, ठीक है। अब ये हिस्टोरिकली देखते हैं व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट आवर फ्यूचर, हिस्ट्री हमें अपने फ्यूचर के बारे में क्या बताती है डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को एग्जामिन करते हैं। फिर लैटिन अमेरिकन डेमोक्रेसीज हैव टर्न्ड इनटू डिक्टेटरशिप्स एंड ऑटोक्रेसीज, कि ऑटोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वो कैसे हो गई लैटिन अमेरिका में, क्यों, क्या हुआ, और उसके बाद फिर वो हमें फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं। अब ये आपका हर जगह आएगा, आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर लो वहाँ आएगा, आप IR रख लो वहाँ आएगा आपको काम, आप इंग्लिश ऐसे में डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स वाला करना चाह रहे हो वहाँ आएगा, पाकिस्तान अफेयर्स में आएगा, करंट अफेयर्स में आएगा, हर जगह डेमोक्रेसी, बहुत रेलिवेंट टॉपिक। उसके बाद हेनरी किसिंजर की वर्ल्ड ऑर्डर, ये एक गाइड बुक है बेसिकली, अ गाइड टू कम्प्लेक्स मैकेनिज्म दैट हैव गवर्नड इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू आउट हिस्ट्री। वो कहते हैं वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे आप ये देखते हैं कि हमेशा से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो मुल्कों के आपस के ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, वो कैसे गवर्न होते हैं। फिर वो कहते हैं एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट कंट्रीज कंसीव ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर्स एंड हाउ दे हेल्ड इन बैलेंस एंड ब्रॉट इन टू कन्फ्लिक्ट, कि कैसे उन्होंने इसको देखा कि अच्छा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो उनको कुछ चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली और फिर उन्होंने उसको कैसे अपने फेवर में यूज़ किया। उसके बाद युवल नोह हरारी, आप इनको जानते ही होंगे, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी इनकी बुक है। A hard-hitting investigation of civilization's most pertinent
challenges. Humankind is moving deeper into uncharted technological and social territory. ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमें pertinent challenges है ना, उनको investigate करेंगे, एंड सेकेंडली वो देखेंगे कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनको देखा नहीं गया अभी तक, ठीक है, और उनको देखेंगे कि उनमें क्या है, ठीक है। अनचार्टेड होता है जो अभी छुपा हुआ हो, जिसको देखा ना जाए। एक्सप्लोर हाउ बेस्ट टू नेविगेट आवर लाइव्स इन दिस century of constant change using fascinating examples from few current affair along the way, कि हम देखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बेस्ट तरीके से कैसे गुजार सकते हैं, क्या चीज़ें अडॉप्ट हम करें। जैसे अगर वो कहते हैं कि आप ऐसी फील्ड्स में जाएं, हरारी ये कहते हैं आप ऐसी फील्ड्स में जाएं जिनका फ्यूचर में कुछ स्कोप हो, ये छोटे मोटे काम करना छोड़ दें, फैक्ट्रीज़ वाला काम जैसे होता है। सो ये है इंसानों को आप ट्रेन ऐसे करें। सो इस किस्म की चीज़ें। ये तो था आपका फेज़ 1, जिसमें 2 चीज़ें हमने देखी, इंग्लिश ग्रामर, डाउन की डीकंस्ट्रक्शन, नॉलेज बेस आपके इन्हांस करना, ठीक है। सो ये है। सो पहली ग्रामर एंड सेकंड क्या था, डाउन कंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज बेस थ्रू बुक्स। सो फेज़ 2 में देखिए कि एक्चुअली क्या है। फेज़ 2 में जनाब, अगर मैं उससे पहले आऊँ, जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी नहीं होती और उसकी नॉलेज बेस वीक होती है, वो एस्पिरेंट जो है उसको मैं क्या कहता हूँ, वो विदाउट बेस होता है, कि उसकी इंग्लिश ग्रामर की बेस भी वीक है और नॉलेज बेस भी वीक है। सो वो कैसे होगा, वो ऐसे परेशान बैठा होगा कि ये मैंने कोई एकेडमी तो ज्वाइन कर ली है, कोई ट्यूशन तो ले रहा हूँ, या ख़ुद पढ़ने की मैंने कोशिश तो की है, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, इस तरह से। उसके बाद सेकंड है कि एन एस्पिरेंट विद बेस, वो कैसा होगा। ये देखिए आपके सामने, खुश, उसको चीज़ें समझ आ रही होंगी, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा बेस की वजह से। तो फेज़ 2 में देखिए क्या है। ड्यूरेशन इसका 6 मंथ्स है, पहले का 3 मंथ्स था। ये चूंकि लेंथी है और इसमें क्या है कि हमने जो FPSC ने सिलेबस दिया है वो हम इंटायरली कवर कर लेंगे। उसके बाद है स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन भी शामिल है इसमें, कि स्क्रीनिंग टेस्ट को कैसे क्लियर किया जाए। सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना भी एक टफ टास्क होता है। कुछ लोग उसमें ब्लंडर कर जाते हैं और फिर बाद में उनको अगर क्लियर भी कर दें एडुकेशन नहीं होती। और उसके बाद ऐसे राइटिंग पे स्पेशल फोकस होगा। उसके बाद है स्पेशल फोकस ऑन प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर, उस पर फोकस होगा। नोट्स मेकिंग पे फोकस होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ मेंटोर्स। हम स्किल्स जो हैं डेवलप करेंगे कि कैसे एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि CSS में आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट, बल्कि सर्टेनली 20 मार्क्स का होता है, कुछ होते हैं 10-10 के भी उन्होंने पेयर किए होते हैं। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को देखा जाता है। टॉपिक एंड चैप्टर वाइज टेस्ट आपके लिए जाएंगे। रिकॉर्ड ऑफ ईच टेस्ट, रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अगर आप ISEF विजिट आपने किया हो या आप आगे करना चाह रहे हो तो वहाँ आपको वो एक रजिस्टर मिलेगा जहाँ पे A to Z सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में आपका देखिए ड्यूरेशन क्या है, 1.5 मंथ्स का है। क्विक रिवीजन ऑफ इंटायर सिलेबस, क्विक रिवीजन कराई जाएगी, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको चीज़ें पहले ही आती होंगी, आप कहेंगे बस ठीक है जल्दी करा दो। फिर वीकली करंट अफेयर्स डेवलपमेंट सेशन होंगे कि करंट अफेयर्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स एग्जाम के करीब जाके जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे अभी जिन्होंने CSS 2022 देना है वो रशिया और यूक्रेन का मामला देखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल डिस्कशंस विद स्टूडेंट्स ऑन देयर लैक्स, कि स्टूडेंट्स कहाँ लैक क्या करते हैं, उनसे इंडिविजुअल उनको बताया जाएगा ये चीज़ इंप्रूव कर लो, ये बेटर हो सकती है। डिस्टिंक्टिव लेक्चर्स विद सर्विंग मेंबर्स ऑफ FPSC एंड ब्यूरोक्रेट्स, तो FPSC के मेंबर्स भी कुछ हमारे यहाँ विजिट करते हैं, एंड सेकेंडली ब्यूरोक्रेट्स भी, सो उनसे भी आपके लेक्चर्स कराए जाएंगे। उसके बाद है जनाब फेज़ 4। इसमें क्या होगा, फेज़ 4 में देखें
ड्यूरेशन इसका कब तक होगा? जब तक आपका 23 का फाइनल एग्ज़ाम्स आपके नहीं हो जाते। अब इसमें है क्या, रिगरस टेस्ट सेशन है, बहुत रिगरस, बहुत काम करना पड़ेगा आपको। देखिए 10 टेस्ट हम लेंगे ईच 100 मार्क्स सब्जेक्ट के, हाफ बुक टेक्स्ट भी होंगे और फुल बुक टेक्स्ट भी होंगे। ग्रैंड मॉक्स 3 लिए जाएंगे, एक नहीं 3, इन टेस्ट के अलावा, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं 1 ईयर प्रोग्राम के, वो देख लीजिए। जिसमें सबसे पहले है कि राइटिंग स्किल्स आपने देखा, बहुत आपके इन्हांस करते हैं। सेकेंडली आईसेप नेटवर्क जो है वो बुक सीरीज चलाता रहता है, वीकली करंट अफेयर्स वो जो चलाता रहता है। एंड सेकेंडली डॉन की डिकंस्ट्रक्शन वीकली आपको हार्ड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये जनाब पढ़ लीजिए। कुछ ऑन कैंपस अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो भी देख लेते हैं। देखिए लाइब्रेरी एंड फिज़िकल एंड डिजिटल, देखिए फिज़िकल लाइब्रेरी है और डिजिटल भी है, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर है, जो भी फेमस हैं, डॉन हो गया, दी न्यूज़ हो गया, सो इस किस्म का मामला है। उसके बाद फेमस मैगज़ीन्स भी अवेलेबल हैं, फॉरेन अफेयर्स, द इकोनॉमिस्ट, फॉरेन पॉलिसी आपके सामने है, डिप्लोमैट, प्रेयर एरिया अवेलेबल है, वहाँ आप आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। सो ये है। थैंक यू। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा दोबारा रिव्यू दे देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप आईसेप ज्वाइन करोगे, क्योंकि यहाँ आपको सारा एक कम्प्रीहेंसिवली मैंने एक ब्रीफ कर दिया है कि हमारा जो 1 ईयर प्रोग्राम है आपकी इंग्लिश फाउंडेशन से लेके एडवांस इंग्लिश राइटिंग तक सब कुछ यहाँ कवर हो रहा है। आपके नॉलेज बेस से लेके, जिसमें एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, वहाँ से लेके उसके बाद आपका जो सिलेबस कवर है, एफपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ तक हर चीज़ कवर की जा रही है। और एंड पे बचता है जो 4th फेज़ है कि आप टेस्ट दोगे। सो ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं कि नॉलेज एक्वायर करना, फिर सिलेबस कवर करना, एंड देन उसको अप्लाई करना, चेक करके दिखाना। सो इस किस्म की चीज़ें हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट आईसेप। टेक केयर।